हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 12th आप सभी का निर्मल ऐप पर मैं स्वागत करता हूं। चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है। आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। इसका आज लेक्चर नंबर 2 है और जनन की विशिष्ट विधियां हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जनन की विशिष्ट विधियों में आपको बताया गया था कल असंग जनन के बारे में पिछले वीडियो में और अनिषेक बीजता के बारे में। दोनों ही टर्म में से असंग जनन बड़ी इम्पोर्टेंट है। एपोमिक्सिस उसमें भी विंकलर और प्रोफेसर माहेश्वरी का वर्गीकरण आपको अच्छे से पढ़ाया गया। अनिषेक बीज तक छोटा सा टॉपिक है जिसकी केवल परिभाषा आती है। क्वेश्चनों के अंतर्गत केवल परिभाषा के रूप में क्वेश्चंस भी आते हैं। आज हम आपको बोर्ड के क्वेश्चंस भी कराएंगे, बुक के क्वेश्चंस भी कराएंगे। उसके बाद तीसरी जो टर्म आती है जनन की विशिष्ट विधियों में, उसका नाम है सूक्ष्म प्रवर्धन, और चौथी आती है बहुभ्रूणता। कायिक प्रवर्धन भी एक टर्म थी, वो बहुभ्रूणता के अंतर्गत ही आती है। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म प्रवर्धन की बात कर लेते हैं आपके साथ में कि क्या होता है माइक्रो प्रोपोगेशन यानी सूक्ष्म प्रवर्धन। जैसा कि नाम दिखा रहा है, सूक्ष्म प्रवर्धन पादप के किसी सूक्ष्म भाग को लेकर, पादप के किसी छोटे से भाग को लेकर के और नया पादप बनाना, नए प्लांट का विकास करवाना सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। पादप के जिस भाग का उपयोग करते हैं उसे कर्तोऊतक या एक्सप्लांट कहते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी पादप ले लिया, आमतौर पर सामान्य पादप हम नहीं लेते हैं, विशिष्ट पादपों का उपयोग करते हैं। और विशिष्ट पादप वे होते हैं जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं, औषधीय उपयोग के पादप होते हैं या व्यावसायिक महत्व के पादप होते हैं, अर्थात जिनसे हमको दवाइयाँ औषधियाँ मिलती हैं, या वे प्लांट जिनका हम व्यावसायिक उपयोग करके बेच करके पैसे कमाते हैं, इकोनॉमिक्स मजबूत करते हैं, हमें इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ऐसे प्लांटों को हम आर्टिफिशियली तरीके से, कृत्रिम रूप से बनाते हैं, नया प्लांट तैयार करते हैं, यही कहलाता है सूक्ष्म प्रवर्धन। सिंपल सी विधि है। कोई प्लांट जैसे कि गुलदाउदी हुआ, फ्लावर होते हैं, चंदन हुआ जो इंपॉर्टेंट प्लांट होता है, महंगे प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट जो होते हैं, और कोई भी प्लांट जो महंगा होता है, जो विलुप्त होने की कगार पर है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी प्लांट लेकर उसका कोई भी पार्ट, जड़ ले लीजिए, तना ले लीजिए, पत्ती ले लीजिए, कुछ भी पार्ट, पुष्पकलिका, परागकण, कुछ भी पार्ट उसका लेकर के और उसे निकाल लो। अब सोचिए आप कि एक प्लांट में कितने हम टुकड़े जड़ के कर सकते हैं, हजारों टुकड़े कर सकते हैं जड़ के। पत्तियों के टुकड़े कितने कर सकते हैं, कई कर सकते हैं। यानी उस प्लांट को नुकसान नहीं होगा, वो प्लांट एज इट है। उसकी एक डाली या टहनी तोड़ के ले आए हम लोग, जड़ ले आए, 2-3 जड़ ले आए, उनके टुकड़े कर लो और उन टुकड़ों को ले जाकर के जो कर्तोऊतक कहलाता है, एक्सप्लांट कहलाता है, यानी पादप का बहभाग जिसका उपयोग हम नया पादप निर्माण करने में करते हैं, उसे कर्तोऊतक या एक्सप्लांट कहते हैं। तो हमारे पास में एक्सप्लांट आ गया, एक्सप्लांट या कर्तोऊतक आ गया। कर्तोऊतक समझ में आ गया होगा, पादप का बहभाग जिसका उपयोग हम नए पादप के निर्माण या विकास में करेंगे। अब हमने क्या किया, एक कांच के पात्र लिए, और कांच के जो पात्र होते हैं उन कांच के पात्रों के अंदर इनको बोलते हैं इन विट्रो। क्या बोलते हैं? इन विट्रो। इन विट्रो माने इन माने अंदर, विट्रो माने कांच के पात्रों में। कांच के पात्रों के अंदर एक माध्यम भर देते हैं, और ये जो माध्यम होता है ये माध्यम पोषक माध्यम होता है। तो ये पोषक माध्यम होता है जो प्लांट के लिए पोषक माध्यम होता है। ये इस पोषक माध्यम में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स हो सकते हैं, जैसे जिबरेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड मैनी सो अदर्स। बहुत सारे हार्मोन्स हो सकते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। मिनरल्स होते हैं यहाँ पर, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह, जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, जो भी मिनरल्स होते हैं आवश्यक होते हैं, वो सभी होते हैं। और इनका उपयोग करते हुए मार्केट में बने बनाए मिल जाते हैं एमएस माध्यम के रूप में, मुराशिबे, श्क्रूग माध्यम के रूप में। बायोटेक्नोलॉजी में इसको अगेन स्टडी करोगे, इसकी डिटेल स्टडी करोगे वहां पर। अभी हम छोटी सी स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमने पोषक माध्यम लिया जो आर्टिफिशियली मार्केट में मिलता है, उसे पानी में घोल करके रख दिया यहाँ पर। अगर का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जाता है जो इसको थोड़ा सा सेमी सॉलिड बनाता है।
इसके अतिरिक्त नारियल के पानी का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, टमाटर का रस हम ले सकते हैं, पोषक माध्यम जो देते हैं वो सब यहाँ पर होते हैं। ये हर प्लांट के लिए अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि आप घर गए और आपने टमाटर का जूस, नारियल का पानी सब मिलू कर के पेड़ उगा दिया, नहीं उगेगा। घर जाकर कहीं करने लग जाओ, बोलो सर ने बोला है, क्या बोला है, नारियल का पानी डाल दो, टमाटर का जूस डाल दो, ठीक है, और मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम दवाई ववाई डाल दो, उसमें नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा, हर प्लांट के लिए पर्टिकुलर मात्रा चाहिए उसकी, वो वैज्ञानिकों ने डिसाइडेबल कर रखी है, वो अपन को पता होना चाहिए। तो पोषक माध्यम कांच के पात्रों में रख करके, और वो जो पार्ट हम लेकर के आए, जैसे कोई पत्ती लेके आए, मानो लीफ का एक टुकड़ा ले आए हम, ये एक लीफ का टुकड़ा है, तो इसको लगा दिया। अब लगाने के बाद इन्हें एक स्टेराइज कंडीशंस के अंदर, निर्जर्मीकृत कंडीशंस के अंदर, जहां जर्म्स नहीं हो वहां रखते हैं। तो कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं कि यहां पर कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है। इस कोशिकाओं के गुच्छे को कैलस कहते हैं। क्या बोलते हैं कोशिकाओं गुच्छे को भैया जी? कैलस कहते हैं। तो जो आपने पत्ती का टुकड़ा लिया, जड़ का टुकड़ा लिया, तने का टुकड़ा लिया, वो पोषक माध्यम का उपयोग करते हुए कैलस बना दिया, कोशिकाओं का गुच्छा बना दिया। कालांतरण में इसी कैलस से रूट्स निकलेंगी, तना निकलेगा और बीजपत्र तैयार हो जाएंगे और एक नया पादपक बन जाएगा। ये हमारे सामने एक नया पादपक आ गया। इस पादपक को निकाल करके और हम कुछ और विधियां करते हैं और फिर उसको हम बड़ा करवा लेते हैं, लेकिन हम उन डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि मैं बोल चुका हूं उसकी डिटेल्स आपको बायोटेक्नोलॉजी में बताई जाएगी, यूनिट नंबर 4 के अंदर बताई जाएगी, इसी 12th क्लास में। लेकिन आपको समझ में आ गया कि जब बीजपत्र बन गया, प्रांकुर बन गया, मूलांकुर बन गया, इट मींस एक नया पादप, एक नया भ्रूण बन गया। और यही मैं पढ़ा रहा हूं कि सूक्ष्म प्रवर्धन की घटना में हम पादप के किसी भाग को लेकर के और उसे उचित कृत्रिम पोषक माध्यम में इन विट्रो कंडीशंस यानी कांच के पात्रों के अंदर उगा करके और नया भ्रूण तैयार करते हैं। इस घटना को माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। तो बोलो जनन की विशिष्ट विधि हुई कि नहीं हुई? अरे जनन की विधियां आपने तो लैंगिक पढ़ी के, पुष्प होना चाहिए और परागकण उड़ करके जाने चाहिए वर्तिकाग्र पर। कितना वक्त लगता है उसमें? बहुत टाइम लगता है, कई बार असफलता भी आती है निषेचन की, अनिश्चितता। लेकिन यहां पर ऐसा कोई चांस नहीं है। इसके लिए स्टेरिलाइज्ड कंडीशंस, निर्जर्मीकृत कंडीशंस होनी चाहिए, जब जर्म फ्री कंडीशंस हो, और वहां जाकर के हम इस विधि को करते हैं तो हम नया पादपक या नया भ्रूण प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी सूक्ष्म प्रवर्धन विधि होती है। समझ में आ गई बात? ये जनन की एक और विशिष्ट विधि है जिसमें कांच के पात्रों में उचित पोषक माध्यम के ऊपर कर्तो तक लेकर के, एक्सप्लांट लेकर के, पादप का कोई टुकड़ा या भाग लेकर के, जड़, तना, पत्ती, पुष्प का टुकड़ा लेकर के या परागकण लेकर के उसके ग्रो कराया जाता है, उगाया जाता है, कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं, टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, तो हमें नया भ्रूण प्राप्त हो जाता है। इसी घटना को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। बाद में यही बड़ा पादप बन जाएगा। आ गया समझ में? तो ये सूक्ष्म प्रवर्धन की घटना होती है। महंगे पादप, व्यावसायिक पादप, मेडिसिनल प्लांट में ऐसा किया जाता है, आर्टिफिशियली इसको करवाया जाता है। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं आपके साथ में नेक्स्ट टॉपिक की, उसका नाम है बहुभ्रूणता यानी पॉलीएम्ब्रियोनी। जनन की एक और विशिष्ट विधि पॉलीएम्ब्रियोनी, अंतिम टॉपिक इस चैप्टर का। देखिए पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉली माने बहुत सारे भ्रूण, बहुभ्रूणता। सामान्यतः जैसा कि आप जानते हो एक बीजांड में एक भ्रूण कोश होता है, एक बीजांड में एक भ्रूण कोश होता है, एक एम्ब्रियोसैक होता है, और उस एक एम्ब्रियोसैक से एक भ्रूण का निर्माण होता है जनरली। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति, प्रेजेंस, बीजांड या बीज में मिलती है। बीजांड ही कालांतरण में बीज में बदलता है, इसलिए बीजांड या बीज में यदि एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति है, यदि एक से अधिक भ्रूण बन गए तो इस कंडीशंस को, इस स्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। अर्थात बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति या निर्माण की घटना को बहुभ्रूणता कहते हैं, जिसकी खोज 1719 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने संतरे के बीजों में की। यानी उन्होंने संतरे के बीजों में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति देखी 1719 में, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जिम्नोस्पर्म का एक सामान्य लक्षण है, यानी जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजियों के अंदर नॉर्मली ये घटना पाई जाती है। बहुत से भ्रूण मिलते हैं, लेकिन आवृत बीजों के कुछ फैमिलीज के अंदर ही ये घटना मिलती है, जैसे कि सिट्रस कुल, नींबू उसका उदाहरण है, जामुन हुआ, प्याज जो होता है लिलिएसी फैमिली के अंदर प्याज, क्रोटेलेरिया,
यानी कुछ प्लांट्स के अंदर स्पेशली मिलता है। आमतौर पर आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म के सिट्रस फैमिली खट्टे प्लांट्स के अंदर ये नॉर्मली घटना देखी जाती है। आप समझ गए होंगे संतरा, नींबू ये सभी सिट्रस प्लांट है, खट्टे फल हैं। तो जिम्नोस्पर्म में यह घटना नॉर्मली होती रहती है, लेकिन एंजियोस्पर्म में यदा कदा यह घटना देखी जाती है कुछ प्लांट्स के अंदर या कुछ फैमिलीज के अंदर। एक बीज या एक बीजांड में बहुत से भ्रूणों की उपस्थिति। इसके रीजंस क्या होते हैं, क्यों ऐसा होता है, उसको हम बात करते हैं। कारण क्या होते हैं? कारण इसके कई हैं। नंबर 1 है विदलन बहुभ्रूणता। नंबर 2 है अंडकोश का के अतिरिक्त भ्रूणकोश की अन्य कोशिका द्वारा। नंबर 3 है बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशों का विकास। नंबर 4 है बीजांड में बीजांड का कोशिका द्वारा। जरा देखते हैं इन चीजों को, उसके लिए मैं इनको यहां से मिटा देता हूं। यहां से समझाने के लिए इनको समझाना पड़ेगा। टॉपिक हमारा चल ही रहा है इस वक्त, टॉपिक बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता, तो बहुभ्रूणता के कारण मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं। बहुभ्रूणता के कारण पॉली एम्ब्रियोनी के क्या कारण यहां पर होते हैं, इसमें मैं आपको यहां समझाऊंगा। देखिए पहला कारण आपके सामने आ रहा है विदलन बहुभ्रूणता। पहला रीजन आ रहा है यहां पर विदलन बहुभ्रूणता, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ ये कि एक से ज्यादा भ्रूण बन गए। इसकी स्टडी यूलोफिया नामक आर्किड्स में की गई। आर्किड्स एक प्लांट होता है जो नमी लेता है और अधिपादप एक एपिफाइट है जो नमी वाले स्थानों पर पेड़ों के ऊपर पाया जाता है और इसे आर्किड्स होता है, फूल आते हैं इसके अच्छे। तो यूलोफिया नामक आर्किड्स में विदलन बहुभ्रूणता की खोज की गई, जिसमें बताया गया कि युग्मनज में, ध्यान देना ये हमारे पास में भ्रूण कोश है और इसमें ये युग्मनज बन गया था। बोलो बन गया था ना युग्मनज, ध्यान दो। और ये क्या थी? प्रतिमुखी कोशिकाएं और ये थी सहायक कोशिकाएं। सबको पता है तुम लोगों को, ये भ्रूण कोश है। तो जब इस भ्रूण कोश की अंड कोशिका युग्मनज में बदल गई, ये युग्मनज है, युग्मनज में बदल गई। तो युग्मनज में तो बदल गई, लेकिन इस युग्मनज में विदलन हो गया, विभाजन हो गया, क्लीवेज हो गया, विखंडन हो गया, टुकड़े हो गए इसके। ये टुकड़े 3 रूपों में हो सकते हैं। युग्मनज में अनियमित विदलन द्वारा, यानी इस युग्मनज में ये जो 2 युग्मनज है इसमें टुकड़े हो गए अनेकों, ऐसे अनियमित विभाजन हो गए। तो अनियमित विभाजन होने से 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़े, 4 टुकड़ा, 5 टुकड़ा, ऐसे बहुत सारे टुकड़े हो गए और प्रत्येक टुकड़े ने नया भ्रूण तैयार कर लिया। ठीक है ना, प्रत्येक टुकड़े ने नया भ्रूण तैयार कर लिया। तो यदि जो हमारे पास में जो युग्मनज है, जो द्विगुणित युग्मनज है, निषेचन के बाद जो प्राप्त हुआ, उस युग्मनज में अनियमित विदलन हुए। अगर नियमित होंगे तो भ्रूण बनेगा, एक ही बनेगा। अनियमित विदलन हुए, इससे बड़े छोटे टुकड़े बने और उनमें से किसी किसी टुकड़े ने एक नए भ्रूण की उत्पत्ति कर ली। ये भी भ्रूण बना गया, ये भी भ्रूण बना गया, ये भी भ्रूण बना गया। तो इस तरह से बहुत सारे भ्रूण तैयार हो गए आगे चल करके। लेकिन याद रखना, चाहे कितने भी भ्रूण बन जाएं, बहुभ्रूणता के कारण से जिंदा जीवित एक ही भ्रूण रहेगा, बाकी भ्रूण कालांतरण में नष्ट हो जाएंगे। तो विदलन बहुभ्रूणता का पहला टॉपिक है कि युग्मनज में अनियमित विदलन होने से कई भ्रूण बन जाते हैं। दूसरा है ऐसा ना हो तो कैसा होगा? ऐसा यदि नहीं हो तो ऐसा होगा कि अतिवृद्धियां बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? अतिवृद्धियां बन जाएंगी। और अतिवृद्धियां बनने से, अतिवृद्धियां जो होती हैं, इस तरह की अतिवृद्धियां यहां पर तैयार हो जाएंगी, ऐसे अतिवृद्धियां। और अतिवृद्धियों से भी एक नया भ्रूण तैयार हो जाएगा। तो एक भ्रूण तो खुद युग्मनज बनाता है, एक भ्रूण तो युग्मनज बनाएगा और उससे निकली अतिवृद्धियां जो होती हैं, इस तरह की अतिवृद्धियां जो होती हैं, ये नया भ्रूण तैयार कर लेंगी। इसलिए युग्मनज से अतिवृद्धियां निकलती हैं, तो युग्मनज तो भ्रूण बनाएगा ही बनाएगा, साथ में अतिवृद्धियां भी भ्रूण बनाएंगी। ऐसा ना हो और ऐसा हो जाए कि कंडीशन ये हो जाए तीसरी कि ये 2n युग्मनज है और इसमें शाखाएं निकल जाएं, ऐसे ब्रांच निकल जाएं हम, और इन ब्रांच के अंदर भी एक केंद्रक पहुंच जाए 2n या द्विगुणित, तो शाखाओं की उत्पत्ति से ये शाखाएं भी नया भ्रूण तैयार कर लेंगी, ये नया भ्रूण तैयार कर लेंगी। तो इस प्रकार से विदलन बहुभ्रूणता ये कहती है कि युग्मनज में विदलन या विभाजन होता है, जिसकी वजह से कई विभाजन होने से कई भ्रूण बन जाते हैं, या अतिवृद्धियां निकल जाती हैं युग्मनज से तो नया भ्रूण बन जाता है, शाखाएं निकल जाती हैं तो नया भ्रूण बन जाता है। ऐसा यूलोफिया नामक आर्किड्स में देखा गया। तो विदलन बहुभ्रूणता आपको समझ में आ गई कि यूलोफिया आर्किड्स में 3 तरीके से नए भ्रूण या ज्यादा भ्रूण बन सकते हैं। तो ये कंडीशन हमारी पूरी हो जाती है इस प्रकार से, ये वाली कंडीशन। अब हम टॉपिक नंबर 2 लेते हैं
कि दूसरा कारण क्या हो सकता है। ये तो हुआ युग्मनज में विदलन द्वारा, तो ये विदलन बहुभ्रूणता थी ना, ये किसमें थी, युग्मनज में। युग्मनज से ही तो अतिवृद्धि निकली, युग्मनज से शाखाएं निकली और युग्मनज से में ही अनियमित विदलन हुए। दूसरा रीजन हम देखते हैं अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश की अन्य सेल द्वारा। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग यह है, जैसा कि आप जानते हो कि ये तो आपकी हो गई अंड कोशिका और ये आपकी हो गई सहायक कोशिकाएं, ये सहायक कोशिका हो गई, और ये हो गई आपकी प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं सब जानते हो, आपको पढ़ा रखा है खूब सारा। तो अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश की अन्य कोशिका द्वारा, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि अंड कोशिका ने तो जो नरयुग्मक आया था, ये नरयुग्मक, ये नरयुग्मक है, नरयुग्मक जो आया था निषेचन के दौरान, और ये मादा युग्मक है। तो अंड कोशिका ने तो एक भ्रूण तैयार कर लिया 2n, ये एक भ्रूण या एक युग्मनज बना लिया, और एक युग्मनज से एक भ्रूण तो बिल्कुल पक्का तैयार है हमारे पास, जो नेचुरल कंडीशन है। लेकिन इसके अतिरिक्त भ्रूण कोश की अन्य कोशिका, दूसरा जो नरयुग्मक आया था ना, जो कहां जा रहा था, द्वितीय केंद्रक के पास जा रहा था, वो द्वितीय केंद्रक के पास नहीं जाएगा, नहीं जाएगा वो, कोई कंडीशन हो गई, और वो या तो इससे मिल जाएगा सहायक कोशिका से, या इस सहायक कोशिका से मिल जाएगा, या प्रतिमुखी कोशिका से मिल जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। आई की बात समझ में नहीं आई। और ऐसी कंडीशन में एक नया भ्रूण बना लेगा, एक नया भ्रूण बना लेगा। आई समझ में आपको नहीं आई। तो अंड कोशिका के अतिरिक्त, यानी अंड कोशिका तो युग्मनज और भ्रूण बनाएगी बनाएगी, के अतिरिक्त भ्रूण कोश की किसी अन्य कोशिका, वो अन्य कोशिका प्रतिमुखी हो सकती है, वो अन्य कोशिका सहायक कोशिका हो सकती है, उसके द्वारा भी नया भ्रूण बन सकता है। अब इसकी भी दो कंडीशन है, या तो निषेचन हो जाए, तो अगर आपने देखा यहां पर कि यदि प्रतिमुखी कोशिका से नर युग्मक का निषेचन हो गया तो द्विगुणित भ्रूण बना, तो अगर भ्रूण द्विगुणित बनता है, अतिरिक्त भ्रूण दूसरा भ्रूण द्विगुणित बनता है, तो इसका मतलब निषेचन हुआ है, दूसरा नरयुग्मक भ्रूणपोष केंद्रक से ना मिलकर के किससे जाकर के मिल गया, वो किसी अन्य कोशिका से मिल गया, तो द्विगुणित भ्रूण बना लिया। ऐसा आपको एरिस्टोलोकिया और ब्रैक्टिएटा में दिखता है। परंतु कई बार ऐसा नहीं होता और ऐसा हो जाता है। देखो कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि ये भ्रूण कोश है, ये तो युग्मनज बनी गया, और ये जो नरयुग्मक चल रहा था दूसरा सेकंड वाला नरयुग्मक, ठीक है ना, ये अपना काम करेगा, इस 2n से ही मिलेगा और 3n बनाएगा, 3n। लेकिन बाई चांस किसी कारण से ये अगुणित कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं या सहायक कोशिकाएं, ये किसी कारण से अपना खुद का भ्रूण तैयार कर लेती हैं। कारण कोई भी हो सकता है, रेडिएशंस भी हो सकते हैं, यूवी रेज भी हो सकती हैं, और भी उत्परिवर्तन भी हो सकता है। तो जो दूसरा नरयुग्मक था उसने इनसे संयोग नहीं किया, वो तो अपना काम कर रहा है 3n भ्रूणपोष, लेकिन अगुणित कोशिका, सहायक कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका डेवलप कर गई, विकसित हो गई और नया भ्रूण बना लिया। ऐसी कंडीशन में भ्रूण कैसा होगा, बोलो भैया, अगुणित होगा। ऐसा हमको आर्जिमोन मैक्सियाना, सत्यानाशी या पीली कटेरी, एक ही नाम है, आर्जिमोन मैक्सियाना, सत्यानाशी या पीली कटेरी, उसमें दिखाई देता है। तो उसमें क्या दिखाई देता है, उसमें यह दिखाई देता है कि एक भ्रूण तो युग्मनज से बन गया और दूसरा भ्रूण किसी अगुणित कोशिका के विभाजन से बन गया। रीजन कुछ भी हो सकता है। तो आप कहोगे सर दूसरा नरयुग्मक कहां चला गया, वो अपना काम कर रहा है, वो भ्रूणपोष ही बना रहा है। लेकिन दूसरी कंडीशन एरिस्टोलोकिया और ब्रैक्टिएटा में आई थी, जहां पर नॉर्मली, नेचुरली ये तो भ्रूण बन ही रहा है, साथ में दूसरा नरयुग्मक जो था वो भ्रूणपोष नहीं बनाते हुए प्रतिमुखी या सहायक कोशिकाओं से निषेचित हो जाता है और द्विगुणित भ्रूण बनाता है। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। इस प्रकार दो या दो से अधिक भ्रूणों की उत्पत्ति दिखाई देती है। दूसरा कारण आपका ये हो गया, ठीक है भैया जी। अब तीसरा कारण देखते हैं, बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशों का विकास। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, ये बिल्कुल सिंपल इसलिए है कि यहां पर अपन बीजांड की कंडीशन लेकर चल रहे हैं। ये हमारे पास बीजांड है, और जैसा कि आप जानते हो बीजांड के अंदर शुरू में बीजांड का कोशिकाएं थी, और सभी कोशिकाएं कैसी थी, द्विगुणित थी, ठीक है ना। और मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि इन द्विगुणित कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका प्रसूतक का रूप ले लेती है, प्रसूता हो जाती है और एक भ्रूण कोश बनाती है, वो हम पढ़ा चुके हैं, भ्रूण कोश, एम्ब्रियोसेक। पर मानो ऐसा नहीं और दो प्रसूतक बन जाए, इसने भी भ्रूण कोश बना लिया और इसने भी भ्रूण कोश बना लिया, तो बोलो हो गए कि नहीं हो गए। ऐसा हो तो जाता है, मानव में हो जाता है, एक भ्रूण की जगह दो भ्रूण हो जाते हैं।
गर्भ के अंदर, तो रीजन्स कुछ भी हो सकते हैं। तो बीजांड में शुरू से ही एक नहीं बल्कि एक से अधिक भ्रूण कोषों का विकास हो जाएगा। और जब भ्रूण कोष दो होंगे तो नरयुग्मक तुम्हारे पास दो ऑलरेडी है ही है। एक नरयुग्मक एक भ्रूण कोष की अंड कोशिका को निश्चित करेगा और दूसरा नरयुग्मक दूसरे भ्रूण कोष की अंड कोशिका को निश्चित करेगा। और इस प्रकार हमारे पास में दो भ्रूणों का निर्माण हो जाएगा, दो से अधिक भ्रूणों का निर्माण हो जाएगा। एक से अधिक में दो आगे, चार आगे, छह, कितने भी बन सकते हैं। तो बीजांड की कोई भी कोशिका, बीजांड काय की कोई कोशिका एक से अधिक भ्रूण कोष बनाएगी। तो एक से अधिक भ्रूण कोष बनने की स्थिति में एक से अधिक भ्रूण बनेंगे। ऐसा कैजुराइना और मोन्टाना में दिखाई देता है। चौथी कंडीशन होती है कि बीजांड में बीजांड काय कोशिका द्वारा। तो आप कहोगे सर यही तो बात कर रहे हैं, नहीं ये बात मैं नहीं कर रहा, ये इससे थोड़ा चेंज है। इससे थोड़ा चेंज क्या है वो जरा देखें। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में बीजांड काय की कोई कोशिका से भ्रूण कोष तो बिल्कुल बन गया। पहले भ्रूण कोष बनेगा, भ्रूण कोष बन गया पहले, और भ्रूण कोष बनने के बाद में एक भ्रूण कोष प्रॉपर तरीके से तैयार हो गया। तब कहीं जाकर के ये भ्रूण कोष तो भ्रूण बनाएगा ही बनाएगा। तब कहीं जाकर के बीजांड की कोशिका या अध्यावरण की कोई कोशिका अचानक से उत्परिवर्तित होती है और नया भ्रूण तैयार कर लेती है। इस कोशिका से नया भ्रूण बन जाता है। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें तो शुरू से ही दो भ्रूण कोष बने, इसमें भ्रूण कोष एक बना पहले और वो कंप्लीट हो गया। और तब कहीं जाकर के बीजांड की कोई कोशिका डायरेक्ट ही समसूत्री विभाजन द्वारा बिना भ्रूण कोष बनाए हुए एक नया भ्रूण तैयार कर लेती है। तो भ्रूण कोष पहले बना और बीजांड की कोशिका ने बाद में नया भ्रूण बनाया डायरेक्ट बिना निषेचन के। यहां पर निषेचन हुआ था दोनों में, ये दोनों में अंतर है। इसे अपन अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। और बनने वाला भ्रूण अपस्थानिक भ्रूण कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुभ्रूणता के कारण विदलन बहुभ्रूणता यूलोफिया में तीन तरीके से होती है। युग्मन विदलन द्वारा, अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका के द्वारा वो निश्चित हो सकती है तो अगुणित बनाएगी, वो निश्चित हो गई तो द्विगुणित बनाएगी। बीजांड में शुरू से ही दो भ्रूण कोष बन गए तो कंडीशन ये होगी। और अगर बीजांड में एक भ्रूण कोष बन गया और उसके बनने के बाद कोई बीजांड की कोशिका या अध्यावरण की कोशिका डेवलप कर गई, समसूत्री विभाजन कर गई, नया भ्रूण बना गई, तो ये चार कंडीशंस में बहुभ्रूणता पाई जाती है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, इसके उपयोग क्या है, फायदे क्या हैं बहुभ्रूणता के। वैसे तो कोई विशेष फायदा नहीं है क्योंकि बहुभ्रूणता में एक ही भ्रूण जिंदा रहता है, बाकी मर जाते हैं। लेकिन पहला फायदा, सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो ये होता है कि यदि हम देखें तो वो भ्रूण क्लोन की तरह व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के क्लोन होते हैं वो भ्रूण। जितने भी भ्रूण बने वो एक दूसरे के क्लोन होंगे। अब क्योंकि एक ही युग्मनस के विभाजन से बने, एक ही बीजांड की कोशिका से बने, तो एक दूसरे के क्लोन होंगे। तो क्लोन होते हैं वो, जिन्हें अपन अपस्थानिक भ्रूण कहते हैं। और क्लोन होते हैं तो उन क्लोनों को लेकर के हम कोशिका विज्ञान का अध्ययन करते हैं कि उनकी कोशिकाओं के विशेष गुण क्या हैं। तो उसके लिए अपन भ्रूण विज्ञान का अध्ययन करते हैं। अर्थात जैसे आप समझ लीजिए इस बात को ऐसे कि ह्यूमन के अंदर अगर दो भ्रूण आ गए, एक भ्रूण जिंदा रहा, एक मर गया, तो हमने ये रीजन जानना चाहते हैं कि वो दो भ्रूण क्यों बने, एक क्यों मरा, एक जिंदा क्यों रहा, जो मरा उससे जिंदा रहने वाले पर क्या प्रभाव आया। तो हम इन बातों का अध्ययन कोशिका विज्ञान या भ्रूण विज्ञान में कर सकते हैं। यानी जो मृत भ्रूण है उनको लेकर उनका डीएनए या जेनेटिक स्ट्रक्चर देख करके हम सेल बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी प्लांट्स में करते हैं। समझ में आ गई। इसके अतिरिक्त यदि हम उनसे बीज प्राप्त करेंगे तो संकर ओज यानी विशिष्ट गुणों से युक्त बीज हमको प्राप्त होंगे। संकर ओज का मतलब होता है विशेष गुण होते हैं। संकर माने तीव्र, तेज, उनमें तेजी के गुण होते हैं, ज्यादा होते हैं। वो कोई ना कोई ऐसे गुण से गुण उनमें पाया जाता है। या तो मौसमी प्रतिकूलता पाई जाती है, मौसम की जो प्रतिकूलता उसको सहन करने की क्षमता पाई जाती है उन बीजों में, या तापमान को अधिक सहने की क्षमता पाई जाती है। तो ऐसे संकरोज बीज भी प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे अंतिम कि पादप प्रजनन आप पढ़ रहे हो, आपने प्रजनन पढ़ा इस पूरे चैप्टर के अंदर, तो पादप प्रजनन की विभिन्न विधियों की स्टडी हम उन भ्रूणों से कर सकते हैं। कॉलचिसिन एक पदार्थ होता है, समसूत्री विष भी कहते हैं इसको, कॉलचिसिन को। ये समसूत्रण को बढ़ा देता है, घटा देता है। उससे उपचारित करके इन भ्रूणों को उनकी कॉपीज बना करके, उनकी सेल्स में मल्टीप्लिकेशन करवा करके, विभाजन करवा करके, उपचारित करके पादप प्रजनन की विधियों का हम पता लगा सकते हैं। और इसके अलावा नींबू के अंदर अगर ये घटना होती है तो उससे हमको भ्रूण
हमको रोग रहित प्राप्त होते हैं, अच्छे प्राप्त होते हैं, रोगी भ्रूण प्राप्त नहीं होते। तो नींबू में रोग रहित भ्रूण प्राप्त करते हैं। कॉल्चिसिन से उपचार करके पादप प्रजनन की विभिन्न विधियों का पता लगाते हैं, नए गुणों से युक्त बीज प्राप्त करते हैं, कोशिका विज्ञान या भ्रूण विज्ञान में अध्ययन करते हैं और क्लोन इससे प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से ये आपका चैप्टर पूरा हो जाता है, चैप्टर नंबर 4, और यूनिट भी आपकी कंप्लीट हो जाती है भैया जी। यूनिट भी कंप्लीट हो गई और आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब हम आपके साथ में क्वेश्चंस करेंगे, आपको बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे और इसके साथ साथ हम आपके किताब के भी क्वेश्चंस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 में कौन कौन से क्वेश्चंस है फटाफट से देख लेते हैं अपन, जल्दी से, कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है। चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस बुक के, बिना निषेचन के नव पादप के विकास को कहते हैं असंग जनन। बिना निषेचन या बिना अर्धसूत्री विभाजन के यदि नया भ्रूण बनता है, नया पादप बनता है, तो इस घटना को अपन क्या बोलेंगे? असंग जनन कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। क्लियर? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन किताब का, अंड से बिना निषेचन के भ्रूण निर्माण को कहते हैं। यदि निषेचन नहीं हुआ अंड कोशिका में और भ्रूण बन गया तो इस स्थिति को अपन अनिषेक जनन कहेंगे। ऑप्शन में अगुणित अनिषेक जनन दे रखा है, ज्यादा राइट है, क्योंकि अंड कोशिका स्वयं अगुणित है और उसमें नर युग्मक आया नहीं है, इसलिए अगुणित अनिषेक जनन कहा जाएगा, जो आपको पढ़ा चुका हूं। एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश बन रहे हैं, इसका उदाहरण होगा, एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश बन रहे हैं, इसका उदाहरण केजुराइना और मोन्टाना होगा। इसमें केजुराइना ऑप्शन है। बहुभ्रूणता सामान्यतः पाई जाती है, मैं बोल चुका हूं, अनावृत बीजियों यानी जिम्नोस्पर्म में बहुभ्रूणता नॉर्मली पाई जाती है। पांचवा क्वेश्चन है, परिवर्धनशील भ्रूण, जो डेवलपमेंट हो रहा है भ्रूण या प्राक भ्रूण या युग्मनज कह दो, उसका विभाजन से उत्पन्न बहुभ्रूणता, मैंने बोला युग्मनज के विभाजन से उत्पन्न बहुभ्रूणता को विदलन बहुभ्रूणता कहते हैं। क्लियर? अति लघुरुत्रात्मक सुनते हैं, अपयुग्मन या असंग जनन को परिभाषित कीजिए। कर चुके हैं कल अपन, बिना अर्धसूत्री विभाजन या बिना निषेचन के नए भ्रूण का निर्माण असंग जनन कहलाता है। ये अपयुग्मन के रूप में भी हो सकता है और असंग जनन के रूप में, यानी युग्मकोद्भिद और ये बीजाणु उद्भिद दोनों तरीके से हो सकता है, हेंस विंकलर के अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता को स्पष्ट कीजिए। अभी अभी आपके सामने किया है, पॉलीएम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता, वीडियो देख लेना। पादपों में जनन की विशिष्ट विधियों के नाम लिखो, असंग जनन, अनिषेक बीजता, बहुभ्रूणता, सूक्ष्म प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन इत्यादि। असंग जनन के कोई दो महत्व बताइए। इससे संकर ओज बीज मिलते हैं और क्लोन की प्राप्ति होती है। बहुभ्रूण लघुत्रात्मक क्वेश्चन, अनावर्ती और पुनरावर्ती असंग जनन को स्पष्ट कीजिए। कल का वीडियो देख लेना। अनावर्ती और पुनरावर्ती शब्द किसने कहे थे? माहेश्वरी ने कहे थे, और उन्होंने बताया था इसमें कायिक अपबीजाणुकता, जनन अपबीजाणुकता, सबको समझाया था। कल का वीडियो दोबारा से देख लेना इन क्वेश्चंस के लिए। आप जनन अपबीजाणुकता और कायिक अपबीजाणुकता दोनों पढ़ा रखे हैं आपको डिटेल्ड में, ढंग से देखना। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता दोबारा वीडियो देखना उसको करके, कल का वीडियो। बहुभ्रूणता के दो कारण अभी अभी पढ़ाए आपको वीडियो में मैंने। विदलन बहुभ्रूणता समझा, ये तीन तरीके युग्मनज में विभाजन, शाखित होना या शाखाएं होना या अतिवृद्धियां निकलना, विदलन बहुभ्रूणता। सूक्ष्म प्रवर्धन का महत्व बताइए। व्यावसायिक पादपों या औषधीय महत्व के पादपों को हम बहुत शीघ्रता से और ज्यादा मात्रा के अंदर आसानी से लैब कंडीशंस में प्राप्त कर सकते हैं। निबंधात्मक असंग जनन पर एक लेख लिखिए, पूरा असंग जनन पढ़ा रखा है कल, और बहुभ्रूणता आज पढ़ा रखी है। यह आपका हो गया चैप्टर पूरा, यूनिट भी पूरी हो गई आपकी। अब हम आपसे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आए हैं, ठीक है ना? ध्यान से देखना है वीडियो आपके लिए, ठीक है ना? तो दो बोर्ड में क्वेश्चंस, ठीक है, बोर्ड में क्वेश्चंस कौन कौन से आए? 2019 और 2020, 2 ही साल लगा है पेपर। देखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आया था यहाँ, 19 में क्वेश्चन नंबर 1 आया था, 20 में भी क्वेश्चन नंबर 1 आया था। क्वेश्चन का नाम है 19 में, अनिषेक बीजता, बीजता को परिभाषित कीजिए। और यहां पर आया था पुष्प के 4 भागों के नाम लिखिए, 4 भागों के नाम लिखिए। आते हैं क्या क्वेश्चन दोनों तुमको? 2019 बोर्ड में आया है, बोर्ड का पेपर ये रहा आपके सामने, ये रहा, देख लीजिए बोर्ड का पेपर, ठीक है ना? और इसमें 19-20 दोनों के हैं मेरे पास में, 19 की भी लिख लिए मैंने, 19 के लिख रखे, देखो ये पेन से। तो 2019 अनिषेक बीजता को परिभाषित कर सकते हो, बिना निषेचन के बीज निर्माण, बिना अर्धसूत्रण के बीज निर्माण, ठीक है ना, की घटना अनिषेक बीजता कहलाती है। हो गया 1 नंबर, 1 नंबर क्वेश्चन है। 1 नंबर, पुष्प के 4 भाग, भाई दलपुंज, दलपुंज, पमंग और जायांग, मिल गया 1 नंबर, ठीक है ना?
अब आ जाते हैं क्वेश्चन, ये 1 नंबर का आपका क्वेश्चन आया था। आगे क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं मैं इसमें से कौन कौन से होंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, सीधा ही 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। 1 नंबर का आएगा, यानी 1 + 3 = 4 ये 1 नंबर का है। अब 2019 में 3 नंबर का क्वेश्चन कौन सा आया है वो सुनेंगे आप लोग। 2019 में आया है प्रतीप बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन करो। कुछ याद आ रहा है क्या? देख लो, ये प्रतीप बीजांड भैया जी, ये प्रतीप बीजांड भाई साहब, ठीक है ना। ये तो अध्यावरण हो गए। ये बीजांड काय हो गया कि नहीं हो गया? बीजांड का है, ये बीजांड द्वार हो गया। और ये भ्रूण कोश हो गया, अंडकोश का, सहायक कोश का, प्रतिमिक कोश का, द्वितीयक केंद्रक। और ये निभाग हो गया, बीजांड द्वार हो गया, बीजांड द्वार, निभाग, अध्यावरण, बीजांड काय, ठीक है ना। राफे, बीजांड बंध वगैरह वगैरह हो गया कि नहीं हो गया? और इसका वर्णन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। 3 नंबर 1 + 2, ठीक है ना। सचित्र वर्णन करना है। चित्र 1 नंबर का, 2 नंबर का वर्णन 2019। 2020 में क्वेश्चन आया अभी इसी साल, कोशिकीय भ्रूणपोष, भ्रूणपोष पोष की संरचना का सचित्र वर्णन करो। कौन सा भ्रूणपोष है? कोशिकीय। कोशिकीय कैसे बताया मैंने आपको? भ्रूणपोष, ये रहा भ्रूणपोष 3n भ्रूणपोष, जिसमें क्या बन जाएंगी? कोशिकाएं बन जाएंगी। कोशिकाएं चारों ओर, कोशिकाएं बन जाएंगी, नहीं बन जाएंगी? इस तरह से कोशिकाएं बन जाएंगी। ये कोशिकाएं बन गई, सभी कोशिकाएं। और इन कोशिकाओं के अंदर 3n केंद्रक बंद रहेगा। जैसे जैसे विभाजन होते जाएंगे कोशिकाएं बन जाएंगी। ये गैमोपेटली के अंदर आता है, ठीक है ना। भ्रूण पोष, पतंग वाला एंडोस्पर्म। कोशिकीय का पूछा, सबका नहीं पूछा, केंद्रकीय का, एलोबियल का। 3 नंबर 1 नंबर का चित्र, 2 नंबर का वर्णन है। ये कहानी आपकी छोटी सी पूरी हो गई। तो कितने सरल क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, तो परागण आ सकता है, भ्रूण विकास आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। ये 2019 और 20 के क्वेश्चन से प्रतीप बीजांड, कोश के भ्रूणपोष, पुष्प के 4 भाग निश्चय, ये 1 नंबर में, ये 3 नंबर में। 3 में भी 1 + 2, यानी 1 में चित्र आएगा और 2 में वर्णन आएगा। ओके, क्लियर है सारी बातें। अब हम इस वक्त तक 2 यूनिट जूलॉजी, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 9 कंप्लीट कर चुके हैं। और बॉटनी में यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। पीडीएफ भी भेजी जाएगी आपको कल। ओके, तीसरे और चौथे पार्ट की। जिसको पीडीएफ में दिक्कत आती है वो अपने नोट्स पवनी मित्र से ले सकते हैं, तैयार है वहां पर सब कुछ, वो अपने खर्चे से लेंगे आपको, ठीक है। तो ये कहानी को खत्म हो जाती है। नेक्स्ट अपन पीडीएफ भेजेंगे और नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे उसके बाद में। थैंक यू, धन्यवाद।